देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसमें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाए। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, एक अनोदर चार्ज पार्टिकल को उस फील्ड में क्या करेंगे, उस स्पेस में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अगर अनोदर जो एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल है, जो एडिशनल चार्ज यानी कि एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल है, अगर उस चार्ज पार्टिकल पे उस स्पेस में जाने से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो समझ जाइए उस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दो बातें हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंड का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाए वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है, उसके सराउंडिंग स्पेस में, वो कहलाता है सोर्स चार्ज। ठीक, और जिस चार्ज पे हम फोर्स या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, या जिस चार्ज पे हम क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जर्व करेंगे, वो कहलाएगा टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो टेस्ट चार्ज हमें बताएगा कि स्पेस में किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, या किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। कैसे बताएगा? अगर उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, किसी भी एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल के किसी भी एक स्पेस में एंटर करने से अगर उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, तो समझ जाइए उस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और इसे चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज की वजह से क्या है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्पेस में, उसे क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। क्लियर? तो देखिए, जब भी कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होगा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाएगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F फिजिकल टू, यानी कि F फिजिकल टू क्यू ई। और जहां पे Q क्या है, टेस्ट चार्ज है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए एक्सटर्नल मतलब सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कह सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, दूसरे अनोदर चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो जब भी F फिजिकल टू क्यू ई होगा, तो वहां पे Q क्या होगा, टेस्ट चार्ज, और E क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इस चार्ज के अलावा अनोदर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से फील्ड। क्लियर? तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इट इज ए रीजन या स्पेस कह सकते हैं, इट इज ए स्पेस सराउंडिंग सोर्स चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर ऑब्जर्व। तो किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्या हो, ऑब्जर्व किया जाए, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, ये दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द स्पेस सराउंडिंग बाई ए चार्ज इन विच अनोदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द फोर्स, और कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पे दूसरा अनोदर चार्ज पार्टिकल क्या करे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जर्व करे, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लीजिए इस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी वजह से, जिसकी वजह से होगा उसे क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। इसमें हमने कोई चार्ज एंटर कर दिया, इस स्पेस में कोई अनोदर चार्ज पार्टिकल एंटर कर दें, जिसे क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस स्पेस में आएगा तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा, जिसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इस टेस्ट चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इस स्पेस में आने से, तो समझ लीजिए इस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हो गई बात? चलिए, बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत कहां से पड़ी। दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी आपने फॉर्मूला भी देख लिया, F इजिकल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां से जरूरत पड़ गई, जब Q1 Q2 पर, Q2 Q1 पर डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों हुई। तो देखिए क्या है, अगर मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल, कोई एक न्यू चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मून पे, तो अर्थ सरफेस पे जो पहले से चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में एक फोर्स होगा। तो जो न्यू चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो रहा है, तो जिस टाइम वो क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ, तो उसी समय क्या होना चाहिए कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है उस पर तुरंत ये फोर्स लगाना चाहिए। अगर हम बात करें, इमेजिन करें, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर मान लीजिए मून पे कोई चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ और उस चार्ज पार्टिकल की वजह से अर्थ के जो चार्ज पार्टिकल है उन पर अगर फोर्स लगे, तो उस फोर्स लगने में कुछ टाइम गैप हो जाता है।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हुआ तो उसके द्वारा अर्थ के चार्ज पार्टिकल पे लगने पे जो फोर्स है उसमें कुछ टाइम गैप लग जाता है। जिस समय चार्ज क्रिएट होगा उसी समय एट ए टाइम फोर्स एक्ट नहीं होता, कुछ समय बाद में फोर्स लगना शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई फील्ड है जिसे मून से अर्थ तक आने में टाइम लगता है, इसलिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की एजम्पशन हुई। क्लियर हो गई बात। चलिए बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मतलब है एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे डिफाइन होगी। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, या ऐसे कह लो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वही क्या कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कि एक चार्ज पे अगर मान लीजिए हमने क्यू चार्ज एंटर करा, क्यू चार्ज पे फोर्स लग गया F इजिकल टू क्यू ई, तो ये जो फोर्स लगा है किस पे लगा, क्यू चार्ज पे। अगर मैं पर चार्ज पे देखूं तो क्यू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और जब क्यू से डिवाइड कर दूंगा तो क्यू से क्यू कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा ई। क्लियर। चलिए तो समझ में आ गई बात। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्या है देखिए अगर पॉजिटिव हम लेंगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम होगी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साथ में क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पता चल जाएगी, इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, अगर ये चार्ज क्या हुआ प्लस, अगर ये प्लस होगा तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो साथ में डायरेक्शन और पता चल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा, साथ में क्या और पता चल जाएगा, डायरेक्शन और पता चल जाएगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। दूसरे तरीके से कह सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वी कैन पुट ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट एंड कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज। ये कह रहा है हमें किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें किसी पॉइंट पे हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमें किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के अंदर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करें, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखें और उस टेस्ट चार्ज पे हम क्या निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें। उस इलेक्ट्रिक फोर्स से आप क्या करेंगे, अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो पर यूनिट चार्ज निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ गए। जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रखें और उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकलेगी जी, अगर हमें मान लीजिए एक पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक, तो आप क्या करें, पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, एफ पी, यानी कि फोर्स किस पे, पी पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, और इसे डिवाइडेड कर दें क्या, पर यूनिट चार्ज। फोर्स अगर निकाल लें पर यूनिट चार्ज, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिमिट लिख रखी है, क्या लिमिट जो है जो टेस्ट चार्ज की है, क्यू नोट को बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, मतलब ये जीरो को टेंस करना चाहिए। मतलब टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो जीरो तो नहीं है मगर जीरो को टेंस करेगी, यानी कि जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल होगी। जैसे क्यू नोट की वैल्यू हो गई 0.00000000001, तो ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है मगर जीरो नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल लेते हैं। क्यों लेते हैं इसे टेस्ट चार्ज को स्मॉल, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पे, ये टेस्ट चार्ज भी क्या करेगा, सोर्स चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। जब सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये भी उस पे एक फोर्स लगाएगा। अब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, क्यों, अगर ये वैल्यू छोटी नहीं होगी तो इसका जो फोर्स होगा सोर्स चार्ज पे वो इफेक्टिव हो जाएगा, और इफेक्टिवली हो जाएगा तो सोर्स चार्ज कहीं मूव ना कर जाए। अगर सोर्स चार्ज पार्टिकल इस टेस्ट चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से अगर क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, मूव कर गया, तो फिर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू नोट टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा लगाया गया सोर्स चार्ज पे जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल, या कह सकते हैं टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट, तो क्यों इसको वेरी स्मॉल क्यों ले रहे हैं, सो दैट इट कैन नॉट
अलर्ट द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, जिससे ये सोर्स चार्ज की पोजीशन को चेंज ना कर सके। यानी कि क्यू, जो क्यू कैपिटल क्यू मतलब सोर्स चार्ज इज केप्ट स्टेशनरी, जो सोर्स जिसकी वजह से सोर्स चार्ज क्या रहे, स्टेशनरी रहे, इसलिए इसे क्या लेते हैं हम, स्मॉल। ठीक, चलिए बात करें ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और इसकी हो गई कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन फोर्स क्या है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन हो गई m और एक्सेलरेशन की होगी LT की -2 डिवाइडेड बाय q, और q क्या होगा, q इज इक्वल टू होता है IT। I की डायमेंशन a और t की टाइम की होगी t। ठीक है, तो बस इसे सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमारे पास ये कोई पॉइंट सोर्स चार्ज है, क्या बोलेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, चलिए तो हम इस पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पी पॉइंट पे। इसका एक सराउंडिंग स्पेस हो गया, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इस पर हम क्या निकाल रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज पे इसकी वजह से सोर्स चार्ज की वजह से एक फोर्स निकाल लेंगे, कितना, एफ ओ मीन्स यानी कि टेस्ट चार्ज पे। ठीक है, और इस फोर्स को क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किस पे, इस पी पॉइंट पे। तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखें, उस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स देखें कितना होगा, और उस फोर्स को क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पी पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के देखिए प्लस, इस प्लस को, टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस लेके चलते हैं, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, आउट है, रेडियली आउटवर्ड है, और आउटवर्ड अगर फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर, तो ध्यान रखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उसकी रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक, चलिए होगा कितना जी, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फोर्स होगा कितना, नहीं कि टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स होगा कितना, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ये कितना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये ऐसे डायरेक्ट हम सोल्व करें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के की वैल्यू कितनी है, 1/4/5 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये हमारे पास क्या है अभी वैक्यूम, अगर यहाँ कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें तो साथ में क्या आ जाएगा, जहां भी एप्सिलॉन नॉट आएगा अपॉन में क्या आ जाएगा, साथ में के। तो अगर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें, वैक्यूम में, और मीडियम में निकालेंगे तो मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैक्यूम के बाई क्या हो जाएगा, के टाइम्स, जहां के क्या होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस समय जो पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज क्या है, वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड, यानी कि प्लस चार्ज से निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और एक और बात ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे कहीं डिपेंड नहीं कर रही। देखिए टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला, टेस्ट चार्ज का कोई, इसमें टेस्ट चार्ज कहीं भी नहीं आ रहा है। और एक बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वह क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और कैसे, इन्वर्सली स्क्वायर में। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं क्या करूं, देखिए ये जो पी पॉइंट है बिल्कुल क्या हो जाए, इसके बिल्कुल नजदीक आ जाए, इसके एकदम करीब आ जाए, इसके एकदम करीब आ जाएगा तो आर किसको टेंस करेगा, जीरो को। अगर आर जीरो को टेंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस करेगी, इन्फिनिटी को। देखिए तो जब आर क्या होगी, बहुत कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस करेगी, इन्फिनिटी को टेंस करेगी। इससे मीट मत कर देना, क्योंकि मीट कर गई तो फिक्स वैल्यू हो गई, किसको टेंस करेगा, इन्फिनिटी को। और जैसे जैसे मैं आर बढ़ाता जाऊंगा, आर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं आर बढ़ाता जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और जब ये आर इन्फिनिटी को टेंस करेगी, आर जब इन्फिनिटी को टेंस करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस करेगी, जीरो को। तो जब आर इन्फिनिटी को टेंस करेगी, देखो मीट मत करना इसको यहाँ, अगर जब आर इन्फिनिटी को मीट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस कर जाएगी, जीरो को। अच्छा ये तो पी पॉइंट इधर है, अगर मैं पी, अभी तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट किसमें है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पी पॉइंट ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर इस प्लस क्यू की वजह से इधर देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर जाएगा, तो डायरेक्शन बदल गई और डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, जीरो, इधर एक्स क्या है, प्लस, अगर इधर जाऊंगा
एक्स माइनस में, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट एकदम क्या हो गई, अपोजिट हो गई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ तो जीरो हो जाएगी, वो यहाँ तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो तुरंत जैसे ही इधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बदल गई। तो डायरेक्शन बदल गई तो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या है देखिए, जब एक्स क्या है, जीरो को टेंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंस करेगी किसमें, प्लस में। और जैसे ही एक्स इधर आ जाएगा तो क्या होगी, इन्फिनिटी को टेंस करेगी, मगर किधर, नेगेटिव में। तो इस साइड में ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस साइड से डायरेक्शन बदल गई होगी। देखिए उधर प्लस की तरफ है, तो जैसे ही एक्स माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की बजाय, राइट की बजाय क्या हो जाएगी, लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब नहीं कि डायरेक्शन, अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में थी तो अब किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में। क्लियर हो गई, चलिए। और अगर ये टेस्ट चार्ज कहाँ रखा है, इस ओरिजिन पे। सेम कहानी, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले लें, कोई नेगेटिव पॉइंट सोर्स ले लें, तो देखिए उसकी वजह से इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया। इस टेस्ट चार्ज पे ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इस पे, माइनस प्लस को क्या करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस का होगा, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई है, और जिस साइड फोर्स होगा उसी साइड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, या कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे होगी के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, किस पे फोर्स निकालना है, इस पे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। किस पे फोर्स निकाला जा रहा है, क्यू नोट पे। जिस पे फोर्स निकाला जा रहा है वो टेस्ट चार्ज, और जिसकी वजह से फोर्स निकाला जा रहा है वो सोर्स चार्ज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल रहे हैं किस पे, क्यू नोट पर, तो क्यू नोट से क्या करेंगे, डिवाइड। जब पर यूनिट चार्ज फोर्स निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, टेस्ट चार्ज से, ना कि सोर्स चार्ज से। अब क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला फिर वही आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के की वैल्यू सबको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मगर ये क्या होगा, अब के रेडियली होगा तो रेडियल, इन दोनों चार्ज पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग होगा, या तो लेफ्ट या राइट। मगर आपके माइनस है तो फोर्स ये आपके फोर्स कैसा था, अट्रैक्टिव, तो इसके इनसाइड होगा, तो रेडियली इनवर्ड टूवर्ड माइनस क्यू। कहने का मतलब है, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आउटवर्ड होगी, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इनवर्ड होगी, यानी कि उसमें एंटर कर रही होगी। तो प्लस से आउटसाइड निकलेगी, या कह सकते हैं ऐसे कह लो कि प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगी और कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक। और इसमें क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा कि इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगी और कहाँ जाकर एंटर कर जाएगी, माइनस में। ठीक, अगर ग्राफ देख लें इसका तो सेम वही कहानी है। अगर ये पी पॉइंट जस्ट इस क्यू के पास आ जाए, सोर्स चार्ज के पास आ जाए, तो डिस्टेंस किसको टेंस करेगी, जीरो को। और जब डिस्टेंस जीरो को टेंस करेगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस करेगी, इन्फिनिटी को। तो देखिए जब क्या है, ये एक्स क्या था, इधर मान लीजिए इसको ओरिजिन मान लो, इधर प्लस एक्स, इधर क्या मान लूँ, माइनस एक्स। तो जब प्लस एक्स है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, माइनस थी। देखिए मैं अगर प्लस एक्स की तरफ ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, माइनस एक्स एक्सिस में जा रही है। ये अगर ये ओरिजिन है, इसके इधर माइनस एक्स, इसके इधर प्लस एक्स, ये प्लस एक्स कोऑर्डिनेट है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर रही है, माइनस एक्स एक्सिस में, क्योंकि इधर है प्लस एक्स एक्सिस, इधर है माइनस। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब डिस्टेंस यानी कि जब प्लस एक्स की वैल्यू जीरो को टेंस करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस करेगी, इन्फिनिटी को। और इन्फिनिटी पे भी किधर, माइनस एक्स एक्सिस में, यानी कि नेगेटिव में। और जब डिस्टेंस इन्फिनिटी को टेंस करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस करेगी, जीरो को, मगर किस में, नेगेटिव की तरफ में। कहने का मतलब अगर एक्स प्लस की होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किस केस में, जब माइनस आई है। अब अगर जैसे मैं इसको इधर ले जाऊं, अगर इधर हो गया पॉइंट तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, यहाँ। तो उस साइड में तो इधर थी, तो इस साइड में इधर, तो रिवर्स हो गई। जब x माइनस का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, पॉजिटिव x एक्सिस में। तो अगर x क्या हो गया, माइनस का, देखिए यहाँ x तो है प्लस का, इधर x क्या होगा, माइनस का। जब माइनस का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव में। और तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए उल्टा हो गया इसके इधर, ठीक है, जस्ट उल्टा। वहां पे जस्ट उल्टा हो गया था, यहाँ पे। चलिए नॉट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आती है, सोर्स चार्ज की वजह से। टेस्ट चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। ठीक है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, या प्रॉपर्टी है किसकी, सोर्स चार्ज की, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती जी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्यू नॉट से इंडिपेंडेंट रहती है। क्यों रहती है, देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू नॉट के। और हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालते हैं। पर यूनिट चार्ज कौन सा,
टेस्ट चार्ज से तो डिवाइड करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और पर यूनिट चार्ज भी कौन सा, टेस्ट वाला, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू नोट के। और जब इसे मैं क्या करूंगा तो एफ अपॉन क्यू नोट क्या होगा, क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ अपॉन क्यू नोट का रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मगर हाँ टेस्ट चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड करेगी। देखिए टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो गई, टेस्ट पॉइंट यहां रख दूंगा तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, टेस्ट चार्ज यहां रख दूंगा तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, टेस्ट चार्ज इधर रख दिया तो डायरेक्शन भी बदल गई। तो टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टेस्ट चार्ज की यानी कि क्यू नोट पे टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, मगर टेस्ट चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज, आगे बात समझ में नहीं, क्योंकि जैसे ये आर क्या है, ये आर है सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस, और जैसे ये डिस्टेंस चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे, वो सोर्स चार्ज की वैल्यू पे, वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, मगर उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सोर्स चार्ज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, मगर टेस्ट चार्ज की पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे टेस्ट चार्ज है क्या, टेस्ट चार्ज किस पॉइंट पर रखा जाता है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो टेस्ट चार्ज की पोजीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट, मगर सोर्स चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या ली है, वेरी स्मॉल, जिससे वो क्या करे, सोर्स चार्ज की पोजीशन को डिफ्लेक्ट ना कर सके। तो और ये कह रहा है ओरिएंटेशन ऑफ सोर्स चार्ज मस्ट रिमेन सेम। ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है सोर्स चार्ज की वो क्या रहनी चाहिए, रिमेन सेम, बट टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट मे बी स्टैटिक और मूविंग। तो जो टेस्ट चार्ज है वो स्टैटिक भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्या ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और वेक्टर डायरेक्शन हो वो वेक्टर होगी, नहीं। वेक्टर के लिए तीन कंडीशन चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शो करना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जब होगी जब वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, यानी कि ट्रायंगल लॉ एडिशन को फॉलो करे या पैरेललोग्राम एडिशन को फॉलो करे, ठीक है। जैसे करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होती, क्योंकि वो ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल से क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखिए पोजीशन क्या होगी, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है प्लस का क्यू, ठीक, तो इस टेस्ट चार्ज वो सोर्स चार्ज रखा है, हमारे पास कोई सोर्स चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो प्लस की वजह से हमेशा कहाँ होती है, रेडियली आउट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सी पॉइंट पर क्या होगी, रेडियली आउट। इस चार्ज की वजह से डी पॉइंट पर हमेशा क्या होगी, रेडियली आउट। ई पॉइंट पर देखें तो रेडियली आउट, इससे देखें तो रेडियली आउट। प्लस की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो रेडियली आउट होगी। तो आगे बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई किस पे, बी पॉइंट पे, और किधर होगी, ये रेडियली आउट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे हुई, सी पॉइंट पे, जो क्या होगी, रेडियली आउट होगी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है मगर कैसा है, नेगेटिव। इस नेगेटिव की वजह से मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं तो वो क्या होगी, रेडियली इन। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती हुई आउटवर्ड जाती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होंगी, इन, ठीक है, यहां से इस साइड इन। आगे बात समझ में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज में इनसाइड होगी। तो रेडियली होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, आउटवर्ड। अगर प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से रेडियली आउटवर्ड, तो प्लस से ऑरिजिनेट होती हुई कहाँ जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ए पे और किधर है, आउटवर्ड। अब इसकी वजह से बी पे देखूं तो रेडियली आउटवर्ड आपका ये है। अगर मैं डायरेक्शन देखूं इस प्लस क्यू की वजह से ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो अपोजिट है। अगर इस पे राइट है तो उस पे कहाँ है, लेफ्ट है। यहाँ देखिए माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू की वजह से ए पे देखूं तो वो रेडियली क्या होगी, इनवर्ड, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगी, नेगेटिव में एंटर होगी। इसमें क्या था, यहाँ से स्टार्ट होकर प्लस से कहाँ जाएगी, आउट,
और वो प्लस की माइनस के क्या जाती है, इन। तो इस पे देखें तो कहाँ होगी, माइनस की वजह से इस पे क्या होगी, माइनस की तरफ एंटर होगी, इन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बी पॉइंट पे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ए पॉइंट पे, ठीक है। और ए और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। चलिए खैर बात करें फोर्स, जैसे मान लीजिए और एक पॉइंट ले लें सी, यहाँ इस सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे क्या होगी, माइनस में एंटर हो जाएगी बस। तो बी और सी पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। इस पे देखूं तो अपोजिट हो गई। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई टेस्ट चार्ज किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाता है, मैं बार बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कह रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं कह रहा कि एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ जाए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चार्ज एंटर कर रहे हैं, यानी कि जिस पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो है टेस्ट चार्ज, और किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो किसी अनोदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, खुद के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसकी वजह से फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, इस माइनस क्यू की वजह से तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता। इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तमाम अलग अलग डिफरेंट पॉइंटों पे, तो हम बात करें कि तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके खुद के चार्ज पे फोर्स नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इस समय जहां ये बैठा है, इस समय इस पॉइंट पर अगर मैं ये यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लूं तो इस पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो, और डिस्टेंस जीरो होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट दिखाई देगी, ठीक है। तो यही बात है, तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए तो ध्यान रखना है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। चलिए जैसे और एक बात समझ लो, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। हमें ये तो पता है Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये अगर मान लीजिए दोनों क्या है, सेम पोलैरिटी के हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये होगा फोर्स Q2 ने लगा दिया Q1 पे आउट, तो ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, फोर्स हो गया 1 पे, किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा। तो ये होगा क्या, ये किससे आएगा, Q1 इंटू E2, मतलब इस चार्ज की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गई होगी, इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी ये कौन सी, E2, और इसकी चार्ज कौन है, Q1। तो Q1 इंटू E2 क्या होगा, फोर्स फर्स्ट पे सेकंड की वजह से। ये अगर हम बात करें Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, इस Q1 की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसे बोलेंगे E1, और ये फोर्स हो गया 2 पे फर्स्ट की वजह से। तो फोर्स अगर 2 पे फर्स्ट की वजह से देखूं तो वो क्या होगा, Q2 इंटू E1 होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। चलिए तो बात करें फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रखे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी और की वजह से है। तो ये एक इस स्पेस में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस Q0, ठीक है, एक कोई चार्ज रख दिया प्लस का, तो इस प्लस के चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। इस पे जो फोर्स होगा F इजिकल टू होगा QE, क्योंकि जो E थी, E क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि F अपॉन Q क्या था, E, तो F निकल जाएगा Q इंटू E। तो F जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो Q इंटू E होगा। अगर ये Q क्या हुआ, प्लस का, तो देखिए यहाँ Q की जगह हम क्या रख दें, प्लस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी आ गई, फोर्स की, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर चार्ज प्लस का है तो इस कंडीशन में फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, या कह सकते हैं इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। अगर Q क्या हो जाए, माइनस का, तो यहाँ आप क्या रख दें, माइनस। तो अगर माइनस रख देंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ये माइनस क्या कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा कर रहा है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन उसके रिवर्स होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। उस केस में पैरेलल थे, इसमें एंटी पैरेलल, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो देखिए, तो अगर ये प्लस Q चार्ज हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इस पे एक फोर्स लगेगा F इजिकल टू Q, और किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। होगा कितना, फोर्स होगा F इजिकल टू QE। अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा F इजिकल टू होगा Q इंटू E, मगर E कौन सा, A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज रखा, तो वो क्या हो जाएगा, A वाला। अगर मैं इस B पॉइंट पर फोर्स देख रहा हूं तो F इजिकल टू होगा Q इंटू E, मगर E कौन सा, जिस इस B पॉइंट पे है, ठीक है।
चलिए, तो जो फोर्स होगा, अगर मैं 1 2 पे फोर्स निकालूं, 1 2 पे फोर्स का मतलब पहले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, तो वो कितना होता है, F इजिकल टू होगा Q इंटू ई, मगर Q कौन सा, Q1 जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, और Q2 वो जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया, कह सकते हैं Q1 जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं वो तो हो गया टेस्ट चार्ज की तरह, और जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, सोर्स चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो चार्ज, अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ फर्स्ट पे, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, तो फर्स्ट का तो चार्ज और सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट चार्ज की पोजीशन पे, ठीक है, जहां फर्स्ट चार्ज पार्टिकल रखा उस पॉइंट पे सेकंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे बोल रहे हैं E2। नेक्स्ट देखिए जी, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दे रखी है E इजिकल टू है 2I न्यूटन पर कूलम, और इसके अंदर एक चार्ज, इस स्पेस में एक चार्ज रखा है, इस स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल रखा है 3Q कूलम। जिस पॉइंट पे ये चार्ज रखा है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो सब जगह कांस्टेंट दे रखी है, कोई वेरिएबल नहीं दे रखी, तो इसका मतलब सब जगह सेम होगी, कितनी, 2I। तो इस पे फोर्स पूछ रहा है, तो कह रहा है फाइंड द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ 3 माइक्रो कूलम चार्ज। तो 3 माइक्रो कूलम चार्ज पे फोर्स बताओ और फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो देखिए भैया जी, F होगा क्या, F इजिकल टू होगा QE, ठीक, Q तो कितना है 3 माइक्रो कूलम, और E है कितनी 2I। तो बस यहां से कितना हो गया, ये 6, क्या हो जाएगा 6 माइक्रो, और क्या हो जाएगा N2I, ठीक है, और वो भी कैसा, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। माइक्रो को आप खोल सकते हैं कितना, 6 इंटू 10 की पावर, यानी कि 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, इतने, और किधर हो गया, I मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 6 फोर्स हो गया इतने न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा 6 माइक्रो न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। चलिए नेक्स्ट देखें, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ चार्ज -Q, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसपे चार्ज कितना है -Q, एंड मास कितना है m, इज कैप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एयर। ये कह रहा हवा में टंगी हुई है, कुछ भी उस पर नहीं बंधा, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसपे चार्ज -Q है, मास कितना m, और हवा में वो क्या है, स्थिर है, हवा में टंगी हुई है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब हवा में इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स इस पे क्या है, 0। अब ये नेट फोर्स 0 हो गया तो ना अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही, ना डाउनवर्ड, हवा में रुकी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। और उस, तो ये एक हमारे पास ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है जिसपे चार्ज -Q है और मास m है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, एयर में, और जो उस एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, देन फाइंड, तब हमें बताना है द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस स्पेस में, उस एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ। दूसरा क्या पूछ रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट रिवर्स देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो फिर उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए ये ड्रॉप है जिसपे चार्ज कितना है -Q, मास इसका m है, और ये क्या बता रखा है उसने, तो देखिए जब मास कोई भी ड्रॉप है तो कुछ, कोई भी ड्रॉप है तो इसमें मास है, मास है तो हमेशा वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, तो इस पे वेट, इसका वेट लग रहा होगा वर्टिकल डाउनवर्ड mg। अब ये mg चाह रहा होगा इसको नीचे एक्सीलरेट कराना, मगर वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो इस पे क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड, जो इसको क्या कर रहा होगा, इसके वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड कब लगे, ये माइनस का चार्ज है, माइनस के चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है अपवर्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होंगी, डाउनवर्ड होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई जी, किधर, वर्टिकली डाउन। अब ये होगी कितनी, जब दोनों इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल होना चाहिए डाउनवर्ड फोर्स के, तो क्या होगा Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगा mg के, और ये होगा कितना Q इंटू ई, और वो इजिकल टू क्या हो गया mg। अब यहां माइनस नहीं रखेंगे, माइनस ने तो डायरेक्शन बता दी, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी यहां से, कितना हो गया mg अपॉन q। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर देगी, तो वर्टिकली डाउन की बजाय क्या कर दिया, वर्टिकली अप कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉजिक कर दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कर दिया तो चार्ज माइनस का है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी क्या लगेगा, डाउन लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और mg दोनों मिलकर नीचे क्या करेंगे, इसे एक्सीलरेट करेंगे। तो जो एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन इसमें क्या हो जाएगा, डाउन, क्या होगा इस केस में एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, तो क्या होगा नेट फोर्स
अपॉन टोटल मास। अब नेट फोर्स है कौन, डाउनवर्ड, एक तो mg है और एक क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और डिवाइडेड बाय m। मगर इलेक्ट्रिक फोर्स और mg क्या थे, इक्वल थे, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या होगा, mg प्लस mg डिवाइडेड बाई m। तो ये कितना हो गया, 2mg डिवाइडेड बाई m। m से m झड़ल, और झड़ल हो गया तो क्या बच गया, 2g। तो अब ये क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो अब ये क्या करेगी, जो लिक्विड ड्रॉप है वो एक्सीलरेट कर जाएगी वर्टिकली डाउन, कितने एक्सीलरेशन से, 2g से। देखिए अब बात करें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर सम से आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वेक्टर सम, रिजल्टेंट का वेक्टर सम से आना वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड करेगा। क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हमारे पास एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हमारे पास सोर्स चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 Q3, इन तीनों चार्ज पार्टिकल की वजह से पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे देखिए प्लस Q1 है तो इस Q1 की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये क्या हो गया E1। ये प्लस का Q2 है तो इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ये माइनस का Q3 है तो इसकी वजह से रेडियली क्या होगा, इनवर्ड, क्योंकि प्लस से आउट होगा और माइनस के क्या होगा, इन तीनों का जो वेक्टर सम है, तीनों का जो वेक्टर सम होगा वही क्या कहलाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा पी पॉइंट पे। और ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर सम, और यही जो फिनोमिना है इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए जी अब क्वेश्चन देख लें। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे हमने क्या करे थे, कूलॉम्स लॉ में करे थे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग केसेस। ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट है और ये सोर्स चार्ज पार्टिकल है। इस P पॉइंट पे इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इस पे, इस P पॉइंट पे, इस प्लस की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो रेडियली आउट। मान लीजिए मैं इसको नाम A दे देता हूं, इसको नाम B दे देता हूं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किस पे, P पे A की वजह से। इसकी बात करूं तो इस प्लस Q की वजह से इस P पे क्या होगा, प्लस से आउट निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहां जाएगा, इधर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड P पे हो गया V की वजह से। अच्छा जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे है A की वजह से, A की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, P पे B की वजह से, और वो होगा कितना, KQ/R²। जब ये दोनों सेम है मगर डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट हैं। तो इस समय क्या हो गया, तो इस समय P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया है, 0। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक तरीका है, मैंने आपको कूलॉम्स लॉ में फॉर्म बताए थे चीज़ें, क्या करें, ये P पॉइंट है, ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ A की वजह से और B की वजह से। ये एक तरीका बताया था, इस चार्ज को उठा के इधर रख दो, और जब इधर रख दोगे तो ये चार्ज इधर से इधर जाएगा, तो कब क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो ये नई सिचुएशन क्या बन जाएगी, अगर हम बात करें इस सिचुएशन को, नई सिचुएशन होगी प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी नेट चार्ज क्या हो गया, 0, और इस पे कोई चार्ज रहा नहीं। तो नेट चार्ज जब यहाँ पे क्या हो गया, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ इस P पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0। या और एक तरीका बताया था मैंने, क्या कहा था, ऐसे कर लो कि इसे, अगर आप इसे माइनस Q दे रहे हो तो उसे भी माइनस Q दीजिए। तो इधर माइनस Q दे दूं, इधर माइनस Q दे दूं, तो अभी भी बात बराबर रहेगी। और माइनस Q देते इस पे नेट चार्ज 0 और इस पे भी नेट चार्ज 0, तो इसका मतलब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। मगर ये फंडा हम लगा रहे हैं, मगर ध्यान रखना एक बात ये फंडा तभी लग सकता है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस P पॉइंट की डिस्टेंस हर एक चार्ज पार्टिकल से क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये R और R सेम है तो ये सारी बातें लगा सकता हूं। अगर ये क्या कर दिया, ये R1 हो जाए और ये R2 हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब ये फंडा नहीं लगा सकते। आ गई बात समझ में कि नहीं। चलिए बात करें इसकी। ये P पॉइंट है और इससे डिस्टेंस A पॉइंट से भी R और B पॉइंट से भी R है,
तो या तो आप क्या करें, देखिए इसको कैलकुलेट कर लें। एक तरीका तो ये है कि आप इस प्लस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो प्लस की वजह से कहाँ जाएगा, आउट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे ए की वजह से। माइनस की वजह से देखूं तो माइनस की वजह से क्या आएगा, इन, तो उसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे बी की वजह से। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ पे अगर मैं पी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, बी की वजह से। ठीक है, ये वेक्टर सम से आएंगी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का एडिशन कर देंगे और वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वजह से, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बी की वजह से, तो कितना हो गया, 2k अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो सबको पता है 1/4πε0। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका आप क्या करें, आप क्या कर दें, इस माइनस चार्ज को इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। तो आप इस माइनस को इधर ले जाओगे तो जब ये माइनस इधर से उठ के इधर जाएगा, ले जा सकता हूं क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो ले जा सकता हूं। इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो कितना हो जाएगा, ये सिचुएशन कैसी बन जाएगी, इस टाइप की बन जाएगी कि ये पी पॉइंट है और ये चार्ज यहाँ कितना आ गया, प्लस का 2q, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि प्लस क्यू से, प्लस 2q से पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन वही आ जाएगा, के 2q अपॉन आर स्क्वायर। यह एक तरीका, आप क्या करें, इस पे माइनस क्यू, इस पे भी माइनस क्यू, दोनों पे माइनस क्यू दे दो, इधर माइनस क्यू इधर माइनस क्यू, तो यहाँ तो हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो, ये बचेगा -2q, और -2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। या आप इस पे प्लस क्यू दे दो, दोनों पे प्लस क्यू दे दो, यहाँ प्लस क्यू दोगे और यहाँ प्लस क्यू दोगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये +2q हो जाएगा। सेम वही सिचुएशन बन गई कि नहीं बन गई। तो मैंने आपको कई सारे मेथड बताए थे कुलाम्स लॉ में, वही यहाँ पे भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, अगर आप इसको प्लस क्यू दो तो इसको भी प्लस क्यू दे दो, तो ये हो जाएगा जीरो, वो बचेगा +2q, और देखो वही सिचुएशन आ जाएगी। या आप माइनस क्यू दो तो माइनस क्यू, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर क्या सिचुएशन बन जाएगी, फिर ये सिचुएशन बन जाएगी कि ये पॉइंट हो गया P और इस पे चार्ज कितना हो गया होगा, -2q, और देखिए माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर आएगा, और डिस्टेंस कितनी होगी, r, तो 2q की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगी। चलिए खैर, बात करें अब यहाँ पे इस P पॉइंट पे, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल की दो वर्टेक्स पे चार्ज है, प्लस क्यू, और तीसरी पे नहीं है। तीसरी को नाम दिया है P पॉइंट। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इन +2q की वजह से। तो देखिए इस +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा E इधर, इस +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी P पॉइंट से क्या है, सेम। तो जब मैं, अगर ये E होगी तो वो भी क्या होगी, E। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो एंगल कितने होंगे, 60 60 60। तो जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और मैंने आपको बता रखा है, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किससे आता है, 2a cos θ/2। या दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और इनका एंगल कितना हो, 60 हो, तो वो रिजल्टेंट कितना आ जाता है। अगर 60 के एंगल पे आप सोल्व कर लीजिएगा, इसे 60/2 कर देंगे तो ये कितना आ जाता है, √3a आ जाता है। तो अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, उनके बीच में एंगल 60 हो, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P पॉइंट पे कितना आ जाएगा, √3e। और E है क्या, एक +q की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस r पे है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसे लिख दूंगा KQ/r²। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब के हमारे पास ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसकी वर्टेक्स पे दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, +q और -q, और इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कहाँ होगा, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसकी वैल्यू में मैग्नीट्यूड E मान लूँ तो देखिए इस माइनस की वजह से क्या होगा, इनवर्ड जाएगा, माइनस में जाकर एंटर होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, इधर। और ये भी कितनी होगी, E, क्योंकि चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम। तो ये भी E और ये भी E। अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल था तो एंगल कितना था, 60, और ये टोटल एंगल कितना होगा, 180, तो ये कितना बचेगा, 120। ठीक है। और दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच में एंगल कितना हो, 120, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल आता है। कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि EP वो कितना हो जाएगा, 2e cos θ/2, θ/2 मतलब 120/2, और cos 60 हो जाएगा कितना, 1/2, 2 से 2 कट होगा तो कितना बचेगा, E।
तो आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच में एंगल कितना है 120, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या जाएगा, ये इधर जाएगा और कितना होगा ई, दोनों को बाइसेक्ट करते हुआ जाएगा और कितना निकल जाएगा ई। तो जो ई पी है वो कितना आ गया, ई आ गया, और ई की वैल्यू है कितनी, किसी एक चार्ज की वजह से आर सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू सबको पता ही है कितनी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, इस पी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड के यहाँ इक्वल हैं, ठीक, और इस पे दो वर्टेक्स पे चार्ज रखा है प्लस क्यू और माइनस का 2q। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए, इस प्लस क्यू की वजह से आर सेपरेशन पे पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा क्योंकि प्लस का चार्ज है तो आउटवर्ड। अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लें ई, अगर क्यू की वजह से ई है आर सेपरेशन पे, तो -2q की वजह से कितना होगा आर सेपरेशन पे 2e, और ये माइनस का है तो क्या होगा, इनवर्ड जा रहा होगा। तो अगर ये e होगा तो वो कितना होगा, 2e होगा, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90। अब दोनों वेक्टरों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ये फंडा नहीं लगा सकते 2a cos थीटा बाई 2। 2a cos थीटा बाई 2 कब लगता है, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 आएगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। मगर यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो इस केस में अब ई पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। E1 क्यों कितना है E, और E2 कितना है 2E, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2E 2E, और क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 पे क्या हो जाता है, पाइथागोरस। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट ध्यान है ये बात कि पाइथागोरस पे दो वेक्टरों का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, वो पाइथागोरस का E1 स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, 0। तो बस डायरेक्ट आ गया आंसर, ई का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर का रूट, तो कितना आ गया, ये यहाँ से ई स्क्वायर यहाँ होगा 4e स्क्वायर, तो 5e स्क्वायर। तो जो ई पी है वो कितना आ गया, 5e स्क्वायर का रूट, और ये कितना हो जाएगा, e√5, यह कह सकते हैं √5e। और ई की वैल्यू है कितनी, एक क्यू की वजह से आर सेपरेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो वो कितना हो गया 5√5, और ई होगा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है a, और इसकी 4 वर्टेक्स पे चार्ज रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था। इस p पॉइंट पर अगर आप देखिए, एक तो तरीका ये, इस प्लस की वजह से कहाँ जाएगा, आउट, और वो कितना होगा e। अगर प्लस क्यू की वजह से सेपरेशन पे कितना है e है, तो इस माइनस की वजह से क्या होगा, इनसाइड होगा, यानी कि e। ऐसे यहाँ देखें, इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, आउट, और वो कितना होगा e, और इस माइनस की वजह से भी इधर होगा e, कितना हो गया ये 2e, ये हो गया 2e, ये हो गया, और ये एंगल कितना है 90। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनका रिजल्टेंट एंगल 90 हो, तो रिजल्टेंट कितना आता है, √2 टाइम्स, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, 2a cos थीटा बाई 2 का, और a की वैल्यू है कितनी 2e, और थीटा कितना है यहाँ 90, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा 45। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट कितना आता है, एंगल अगर 90 हो, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट आता है √2 टाइम्स। तो √2 टाइम्स किसका, वेक्टर का, और वेक्टर है कितना 2e है। तो ये कितना हो गया, तो देखिए ये हो गया 2√2 इंटू ई। ई है क्या, एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर होगी कितनी, ये आर है, अगर साइड कितनी आर है तो ये कितना होगा, देखिए टोटल डायगोनल कितना होगा स्क्वायर का, r√2, और उसका बाई 2 करूंगा तो कितना होगा, r/√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2, और वो कहाँ पहुँच जाएगा अप, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, देखिए 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 2 जब 4, 4√2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। एक और तरीका है, आप क्या करें, इस माइनस को देखो, बिल्कुल इस पॉइंट के अबाउट ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो यानी कि क्या कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ ला सकते हैं। इसको माइनस को इधर उठा के लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर हम बात करेंगे यहाँ समझें, इस माइनस को उठा के इधर लाऊंगा तो ये इधर क्या हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा +2q। ऐसे इस माइनस क्यू को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा +2q। तो अब सिचुएशन क्या रह गई, बस ये सिचुएशन रह गई, इस +2q की वजह से इधर कितना हो जाएगा 2e, ऐसे इस +2q की वजह से इधर कितना हो जाएगा 2e, और फिर वही 2e दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के एंगल 90, तो कितना हो जाएगा 2√2 2e। क्लियर। ये ऐसे कर लो, हर एक पे क्या दे दो आप,
आप क्या करो, सब पे प्लस क्यू दे दो या सब पे माइनस क्यू दे दो। अगर प्लस क्यू दूंगा तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और ऐड कर दिया, तो प्लस क्यू माइनस क्यू ये जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू ये जीरो, तो ये कितना हो जाएगा टू क्यू, ये कितना हो जाएगा टू क्यू। देखो टू क्यू की वजह से हो गया टू ई, इसकी वजह से हो गया था टू ई, ठीक है। या मान लीजिए टू क्यू की वजह से ई मानोगे तो वो भी ई हो जाएगा, ठीक है। एक क्यू की वजह से ई मान रहे तो टू क्यू की वजह से टू ई, सेम वही कहानी निकल के आएगी, ठीक है। तो या तो इस पर ओवरऑल जब सिमेट्रिकल है या तो इधर शिफ्ट कर लिया करो, या इस पे ओवरऑल प्लस क्यू दे दो, या ओवरऑल क्या दे दो माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू दोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस टू क्यू, यहाँ माइनस टू क्यू। देखो ये सिचुएशन बन जाएगी, ये जीरो, इस पर हो जाएगा माइनस का टू क्यू, इस पर हो जाएगा माइनस का टू क्यू। इस पर निकालना है तो देखिए इस माइनस की वजह से इसमें इन होगा, इस माइनस की वजह से इसमें इन होगा। अगर ये ई है तो वो भी ई, अगर ये टू ई है तो वो भी टू ई, ठीक है। वो होगी किसकी वजह से, टू क्यू की वजह से। चलिए खैर यहाँ बात करें, देखिए इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक तो तरीका क्या है, आप क्या करें, इसको देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे जीरो। इस प्लस को उधर उठा के ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे जीरो। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा, इस पर कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। ये देखिए अगर मैं क्या करूं, इस माइनस को इधर लाऊं तो क्या होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस प्लस को उधर उठा के ले जाऊं तो कितना होगा प्लस क्यू, तो इस पर ऑलरेडी पहले से था ही, और एक माइनस क्यू आ गया होगा, यहाँ सब जीरो, और ये भी क्या होगा जीरो, ये भी जीरो, तो कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। तो नेट चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इस ई पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। या क्या कर लो, सब पे क्या कर दीजिए आप प्लस क्यू दे दो, यहाँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, ये प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस का टू क्यू और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का टू क्यू। प्लस का टू क्यू जितना उधर देगा उतना प्लस टू क्यू ये इधर देगा, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखिए ये सिचुएशन, इस पे प्लस का टू क्यू हो गया होगा और इस पे प्लस का टू क्यू हो गया होगा, अगर जब माइनस क्यू सब प्लस क्यू अगर सब पे रखूँ तो इस, अब इसकी वजह से देखिए इस सेंटर पे जितना इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगा लेफ्ट, उतना इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगा, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो नेट क्या हो जाएगा जीरो, या माइनस क्यू दे लो। ये ऐसे देखो, इस प्लस की वजह से इधर है आउट, इस प्लस की वजह से इधर होगा आउट, इस माइनस की वजह से इधर होगा इन, इस माइनस की वजह से इधर होगा इन। चार्ज सबका सेम है, क्यू 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 मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस सबकी सेम है, तो अगर ये ई है तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, ये भी ई होगा। लेफ्ट राइट कैंसिल करेगा, लेफ्ट राइट कैंसिल करेगा, तो आपस में बैलेंस होकर क्या रह जाएगा जीरो। तो जैसे चाहो आप वैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसकी हम बात करें तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसकी तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल। अगर कोई सिमेट्रिकल, अगर क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो उसके सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है जीरो। कैसे जीरो आएगा, देखिए इस प्लस की वजह से अगर मैं देखूं तो वो कहीं यहाँ निकलेगा आउट, इस प्लस की वजह से कहीं यहाँ निकलेगा आउट, इस प्लस की वजह से कहीं यहाँ निकलेगा, देखिए इधर आउट। तो जितना ये ई होगा उतना ये ई होगा, उतना ये ई होगा। वेक्टर में ये थ्योरम पढ़ी होगी, अगर किसी भी पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड फोर्स लग रहे हैं और वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है किसी पॉइंट पर, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा जीरो। ये ऐसे देख लो, ये कितना होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये 120। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच का एंगल 120 हो तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, उनके इक्वल आ जाएगा, और क्या करेगा वाई सेट करेगा। तो इन दो का रिजल्टेंट ये आ जाएगा ई, और ये ई इस वाले ई को क्या कर देगा कैंसिल। तो नेट इस ई पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी जीरो। सेम कहानी यहाँ, बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितना इसकी वजह से इधर, उतना इसकी वजह से इधर, उतना इसकी वजह से इधर, उतना उसकी वजह से इधर, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। सेम कहानी यहाँ है, चाहे वो 3 मेंबर रिंग हो, चाहे वो 4 मेंबर रिंग हो, चाहे वो पेंटागन हो, ठीक है, बस सिमेट्रिकल होना चाहिए, हर एक पर चार्ज क्या होना चाहिए सेम। तो माइनस क्यू तो आपस में सब सिमेट्री है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे क्या हो जाएगी जीरो। तो अगर आप ध्यान रखना, अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और उस पर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट देखिए, ये रेगुलर हेक्सागन है और इसके हर एक वर्टेक्स पे प्लस क्यू है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हर एक वर्टेक्स पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ देखिए एक रेगुलर पेंटागन है मगर इसकी 4 वर्टेक्स पे चार्ज है, 5th पे नहीं है, इस पॉइंट पे चार्ज नहीं है, तो अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे, या तो आप क्या करें, देखिए ये यहाँ पे क्या है, आप एक तो तरीका ये है कि अगर आप इसको प्लस क्यू दो तो इसको क्या दे दो, माइनस क्यू।
इसी पॉइंट को मैं एक प्लस क्यू दे रहा हूं तो एक माइनस क्यू, नहीं कि अभी भी नेट चार्ज जीरो है। अब अगर मैं कर दूं, देखिए इस पे ये प्लस प्लस ये सिमेट्रिकल हो गया, तो इन प्लस प्लस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। ठीक है, किनकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो क्या हो गया, जीरो, बचा ये माइनस क्यू। इस माइनस क्यू की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर, और कितना होगा ये कितना हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी उसने ए, और किधर होगा, आउटवर्ड, यानी कि नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड। तो पी से अगर मैं इसे नाम ए दे दूं तो किसके लॉन्ग हो जाएगा, पी टू ए। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी टू ए। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इन द गिवन डायग्राम। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इस सबसे अच्छा तरीका है, तो आप इन्हें क्या कर लें, बैलेंस कर लें। ठीक, आप क्या करें, इस सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप इसे क्या कर लें, इधर बैलेंस कर लें, या तो इसको उधर ले जाओ उठा के, या इसको इधर ले आओ, वो तुम्हारी मर्जी है। चलिए मैं इसको इधर ले जाऊं, तो जब ये यहाँ से उठा के माइनस क्यू को इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, प्लस, ये प्लस का 5 क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या उसको इधर ले आओ, वो आपकी मर्जी है। चलिए खैर, तो जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करें, इस माइनस क्यू को उधर ले जाए उठा के, चलिए इसको आप क्या, चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको उठा के लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, जब प्लस क्यू को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना होगा, सिचुएशन ये बनेगी, देखिए सिचुएशन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 क्यू हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू जब इधर उठा के लाऊंगा तो माइनस क्यू। अब इस 2 क्यू को इधर लाओगे तो प्लस का 2 क्यू जब इधर आएगा तो माइनस का 2 क्यू, तो 8 में से जब माइनस का 2 क्यू करूंगा तो कितना बचेगा, 6 क्यू प्लस का। अब हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस सेंटर पे। इस माइनस की वजह से तो कितनी होगी बेटा, माइनस की वजह से तो कितनी होगी, माइनस में तो क्या होगी, इन, और इस प्लस की वजह से क्या होगी, आउट। अच्छा, जितना चार्ज मैग्नीट्यूड ये है 6 क्यू, वो भी कितना है 6 क्यू, और डिस्टेंस जितनी ये है उतनी डिस्टेंस ये है, तो अगर ये ई है तो वो भी कितनी होगी, ई, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल से जाएगा और वाई सेट करता जाएगा, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल निकल गया होगा यहाँ से। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर हो गई बात, तो पता चल गया डायरेक्शन। ये ऐसे करो आप, देखो इसको उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी किधर भी उठा लीजिए, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 5 क्यू, क्या माइनस का 5 क्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 क्यू, और 1 क्यू पहले से है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6 क्यू, और इस प्लस 2 क्यू को जब इधर लाओगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का, ये प्लस का 2 क्यू उधर आया क्या होगा, माइनस का क्यू, और 8 क्यू में से जब माइनस 2 क्यू करेंगे तो कितना बचेगा, 6 क्यू। अब देख लीजिए सेंटर पे, इस प्लस की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो आउट, इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे देखूं तो क्या होगा, आउट। अगर ये ई है तो वो भी ई होगी, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है, ये भी ई और ये भी ई, और दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड को तो रिजल्टेंट बिल्कुल वाइट सेट जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल निकल जाएगी, देखो इधर डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई है, निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये कह रहा है हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, प्लस का 2 क्यू और माइनस का 4 क्यू, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या इस चार्ज को उठा के इस चार्ज पर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि इस पी के ये सिमेट्रिकल ही नहीं है दोनों चार्ज पार्टिकल। इस पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2r, और इससे कितनी है r, तो अभी इसे उठा के नहीं ला सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा, इसको a निकाल दो, इसको b निकाल दो, इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो। तो देखिए इस ए की वजह से प्लस का चार्ज है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, आउट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे किसकी वजह से, ए की वजह से। ये माइनस का है तो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन, तो पी पे इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे बी की वजह से। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ, अब कौन सा अधिक होगा, ये डिस्टेंस, ये चार्ज अधिक है मगर डिस्टेंस कितनी है, कम है। ये चार्ज छोटा है मगर डिस्टेंस भी छोटी है, चार्ज भी छोटा और डिस्टेंस भी बड़ी, तो चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी। डिस्टेंस इस ए से ए पी पॉइंट की डिस्टेंस बड़ी है तो डिस्टेंस बड़ी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी छोटा होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, ये क्या होगा, बड़ा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है और डिस्टेंस ये नज़दीक भी है। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गई होगी, इधर आ गई होगी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा, पी पे बी की वजह से माइनस पी पे ए की वजह से। तो बी में से ए को माइनस क्यों करा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। कितनी होगी ये अगर हम बात करें तो के और ये कितना होगा
4q/r² माइनस ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी k और कितना है 2q/ डिस्टेंस कितनी है 2r²। ठीक है, अब तो सोल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये क्या हो गया k यानी कि 4kq/r², और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब स्क्वायर करूँगा तो 4r², और फिर कट होगा तो कितना बचेगा 1/2kq/r²। तो अब तो सोल्व कर लेंगे, 4 में से माइनस कर देंगे 1/2 तो कितना बचेगा, 4 में से हाफ माइनस कर रहे हैं तो 3.5 यानी कि 7/2 kq/r²। ये आते हैं हाफ हाफ निकालने 3.5 2.5, ये आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, तो फाइनल आंसर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डायरेक्शन पूछेगा तो क्या होगी, P से P2 किधर होगी, कौन सी बड़ी थी, B की बड़ी थी, तो P से B की तरफ या कह लो P से A की तरफ। ठीक है, तो P2B या कह लो B2A। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं +q और -q, जो क्या है यानी कि इस O पॉइंट से कितने सेपरेशन पे, A डिस्टेंस इधर और A सेपरेशन इधर। ठीक है, और यहाँ से इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट P है जो इनके वर्टेक्स से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस P पॉइंट पर अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए इस +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, आउट जाएगा, प्लस है तो इस प्लस की वजह से इधर जाएगा आउट। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब तो बस वेक्टर का क्वेश्चन रह गया, ये कंपोनेंट तोड़ना है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका कंपोनेंट में तोड़ूं तो इधर कितना होगा ई कॉस थीटा, जिससे एंगल है उससे कॉस, और दूसरे से क्या हो जाएगा साइन, तो ई साइन थीटा। ऐसे इसके कंपोनेंट होने, जिससे एंगल दे रखा उससे कितना हो जाएगा 2, उससे क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, इधर आउट, और इधर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। ये वाई एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में अपोजिट है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो बस ये बचेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं कि एक्स एक्सिस वाला होगा, और वो कितना हो जाएगा 2e cos थीटा। 2 तो 2 है जी, ई क्या होगा, इस चार्ज का ई मैंने क्या माना था, इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा KQ/, ये डिस्टेंस इसे मैं क्या मान लूँ r मान लूँ, तो r² इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो क्या है x और हाइपोटेनियस कितनी है r, मगर r मुझे दे नहीं रखी, r किसकी फॉर्म में निकाल लूँगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये a साइड है और ये कितनी है x, तो r कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से r = हो जाएगी √x² + a², या कह सकते हैं x² + a² की पावर 1/2। क्लियर, तो रख दें यहाँ कितना हो गया K2, देखिए 2KQ अपॉन क्या हो जाएगा इंटू x, और अपॉन में क्या हो जाएगा r3, मगर r की जगह हम क्या रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x² + a² की पावर कितना है 3/2, क्योंकि इसका हो जाएगा क्यूब, और क्यूब बाई अपॉन में क्या है 2। बस अब तो सोल्व हो गया। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है +q -q, और किस पोजीशन पे इनकी जो लोकेशन है इस ओरिजिन पॉइंट से वो कितनी है, यानी कि O पॉइंट से ये 1 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ तक कितना हो गया 1, यहाँ तक x कितना हो गया 2, यहाँ तक कितना हो गया 4, यहाँ तक कितना हो गया 8, डबल होता जा रहा है। देखिए ये पोजीशन 1 है तो वो कितनी हो गई 2, 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल हो गया 4, और 4 का डबल हो गया 8। तो और ऐसा कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, और ये ऑल्टरनेट रखे हैं +q -q, तो इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जरा आप समझें, एक चार्ज की बेस से 8 सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r², इसके लिए r कितनी है 1, उसके लिए r कितनी होगी 2, उसके लिए r कितनी होगी 4, उसके लिए r कितनी होगी 8। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/1², फिर 1/2², फिर 1/4², फिर 1/8², ऐसे चलेगा इन्फिनिटी तक। मगर इस प्लस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो कहाँ होगा आउट, और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं इस O पॉइंट पे तो क्या होगा इन। देखिए प्लस की वजह से तो आउट, और इस माइनस की वजह से इन, फिर इस प्लस की वजह से क्या होगा आउट, और इस माइनस की वजह से फिर क्या होगा इन। ठीक है, तो ये प्लस का है तो ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट है तो उसकी वजह से क्या होगी राइट। ठीक है, तो एक अगर ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस की ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए अब क्या हो गया देखिए जी, सोल्व करें तो ये हो गया 1,
-1/4 प्लस का 1/16 प्लस 1/64। ये क्या हो रहा है? जीपी हो रहा है। जानते हो जीपी के नहीं? जीपी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, जहाँ पे आर क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? ए आर डिवाइडेड ए से करूंगा तो क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, यानी कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए? आर के। और देखो आ भी रहा है। यहाँ पे सेकंड टर्म को आप किससे डिवाइड करिए? अगर आर निकालें तो सेकंड टर्म कितनी है? -4 और फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। तो यहाँ से सोल्व करके कितना आ रहा है? ये माइनस का 1/4। या आप क्या कर लो? थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो तो देखो वही आएगा माइनस का 1/4। तो इसका मतलब क्या है? ये जीपी है। और जीपी का इनफाइनाइट सम क्या होता है? a/1 - r। एपी अगर इन्फिनिटी हो तो ए जीपी अगर इन्फाइनाइट हो तो जीपी का इन्फिनिटी सम क्या होता है? a/1 - r। जहाँ ए तो क्या है? फर्स्ट टर्म और आर क्या होता है? दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो, a2/a1 या a3/a2। तो रख दीजिए बस इसमें। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नॉट पे वो कितना हो गया? के क्यू। ये कितना आ जाएगा जी? फर्स्ट टर्म तो हो गई 1, ठीक, अपॉन 1 माइनस आर कितना हो गया? माइनस का 1/4। ठीक है, बस सॉल्व हो गया, हो गई कहानी खत्म। कितना हो गया? के क्यू, यहां से कितना 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 1 + 1/4। एलसीएम ले लूँ 4 तो ये होगा 4 + 1 यानी कि 5, और 4 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ये हो गया 4KQ/5, ये आंसर होगा। क्लियर? और प्लस का आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? आउटवर्ड। ये देखिए 10 चार्जेस 10 चार्जेस हैं, Q, 8Q, 27Q और कितना? 1000Q। आप अगर देखें तो ये 1 का क्यूब कितना आ रहा होगा? 1, 2 का क्यूब कितना आ रहा होगा? 8, 3 का क्यूब कितना आ रहा होगा? 27, ऐसे ही 4 का क्यूब, ऐसे ही 10, लास्ट में 10 का क्यूब आया होगा तो कितना हो गया होगा? 1000। तो इसका मतलब क्यूब की फॉर्म में चल रहा है। आर लोकेटेड एट द पोजीशन किस पे? पहला चीज किस पे? आर डिस्टेंस पे, दूसरा किस पे? 2r पे, तीसरा किस पे? 3r पे, ऐसी फोर्थ किस पे? 4r पे, ऐसी 10 किस पे होगा? 10r पे रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। तो देखिए ये सिचुएशन है, ये ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक चार्ज है Q, एक 8Q, एक 27Q, और ऐसे कहाँ तक जा रहा है? ये 10, कैसे कितने चार्ज पार्टिकल है? 10, और सेम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो यहाँ फाइनली कितना आ रहा होगा? ये 1000Q। और ये डिस्टेंस r, ये 2r, ये 3r, तो ये कितनी हो गई? यहाँ 10r हो गई होगी। ठीक है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहली बात तो ये प्लस है, तो इस प्लस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा तो इस प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा, इस प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा, तो सब ऐड होंगे। होगा कितना? ई नोट, अगर नोट पर देखें इसकी वजह से तो KQ/r²। इसकी वजह से देखें तो क्यू है कितना? 8Q/r²। आर है कितना? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r। ऐसे 27Q/3r²। ऐसे कहाँ तक आ जाएगा? 1000Q/10r²। चलिए KQ/r² कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ कितना आएगा? ये आएगा 8/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो इस टाइप से 8/4, 27/9, ऐसे नेक्स्ट ऐसे चलेगा। यहाँ से सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 2। इसे सोल्व करें तो देखो ये कितना आ गया होगा? 3। तो इसे 1 इसे सोल्व करूंगा तो 2, इसे सोल्व करूंगा तो 3, ऐसे आगे सोल्व कर रहा हूँ तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ये कौन सी सीरीज बन गई? ये एपी बन गई। और एपी का अगर सम निकालना है तो अगर एपी का सम निकालना तो बहुत सारे तरीके हैं। वैसे मैं आपको एक तरीका बता दूं, देखिए आप हंस क्यों रहा हूं? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आप पढ़ते तो बहुत हैं, दिन रात पढ़ते हैं, मालूम कुछ नहीं रहता। रीज़न क्या है? बस पढ़ते ही हैं। ठीक है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझने से होता है। एक बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, एक 10 घंटे पढ़ता है, एक 15 घंटे पढ़ता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 17 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ 2 घंटे पढ़ो। अगर आपने लेक्चर ही ढंग से पढ़ लिया, रियल में लेक्चर ढंग से सुन लिया, समझ लिया, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, और अलग से क्या पढ़ने की ज़रूरत है? ये देखिए, तो इसका सम निकालें एपी का, तो क्या होगा? एपी का सम कैसे निकलेगा? देखिए आप क्या करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करें, बाई 2 करें और इन 2 कर दें जितनी भी टर्म्स थी। तो टर्म्स कितनी थी? 10। तो एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, बाकी एक जनरल तरीका होता है जो आप सबने पढ़ रखा होगा, उससे आप कर लेना खुद। यस, तो कितना आ गया यहाँ से? ये कितना हो जाएगा? 11। तो इससे कट हुआ कितना? ये 5, और ये 11 × 5 कितना आ जाएगा? 55। तो 55KQ/r² आंसर आ जाएगा। ये एक और तरीका है भैया इस टाइप का, अगर आप देखना चाहो तो ये जैसे आपने
अगर थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ क्यों बेस मैथमेटिकल, ठीक है, तो क्या होगा n इंटू एन माइनस 1/2, ये भी एक तरीका है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 10, और इनटू जितने भी टर्म्स हैं उसमें प्लस 1 कर दो, यानी कि 11 और बाई 2, देखिए वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 55। चलिए खैर, इनफाइनाइट चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द पोजीशन r 2r 4r 8r, पोजीशन कैसे देखी, r का डबल हुआ 2r, 2r का डबल हुआ 4r, 4r का डबल हुआ 8r, तो हर बार डबल होता जा रहा है रेस्पेक्टली। और ऐसी चार्ज पार्टिकल क्यू है, चार्ज सेम है क्यू, और कहाँ तक, ऐसी कितनी पोजीशन पे चार्ज है, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, तो एक क्यू क्यू क्यू, एक क्यू रखा आर पे, एक दूसरा क्यू रखा 2r पे, तीसरा क्यू रखा होगा 4r पे, ऐसे ही उससे अगला क्यू रखा होगा 8r पे, जस्ट डबल होती जा रही है, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पहली बात तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा, तो इसकी वजह से भी आउट होगा, इसकी वजह से भी, प्लस की वजह से आउट, तो सब ऐड होंगे, तो होगा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वजह से के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, या 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, ऐसी फिर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो ये चलेगा। सोल्व करें थे 1 + 1/4 + 1/16 क्या बनती दिखाई दे रही है, जीपी। जीपी क्यों देख रही है, देखिए सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 1/4, यस, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो, यानी कि 1/16 अपॉन 1/4, फिर भी कितना आ जाएगा 1/4, तो हर बार कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब जीपी है, और जीपी की इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए के होता, सम होता कितना है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वो इन्फिनिटी का सम होता कितना जीपी के लिए, ए अपॉन 1 - आर होता है, रख लीजिए वैल्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो कितनी है, फर्स्ट 1 - आर आपके कितना है 1/4 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से अगर हम बात करें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना, अगर एलसीएम ले लें 4, तो ये 4 - 1 कितना बचेगा 3/4, 4 चला जाएगा कहाँ ऊपर, तो 4/3 बचेगा, आ गया आंसर। देखिए ये कह रहा है ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी डेंसिटी रो है, रेडियस कितनी आर है और चार्ज कितना -q, इज सस्पेंडेड इन एयर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, जब कोई लिक्विड ड्रॉप है तो इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा mg, मगर ये एयर में क्या है, इक्लुम में है, तो इसका मतलब कोई फोर्स ऊपर है जो इसको क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स होगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगना होना चाहिए, ऊपर लगना होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर कब लगेगा, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है माइनस, तो माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, डाउन। जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। अब ये बैलेंस इक्वल स्टेट में है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा इसके वेट mg के। अब वेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कितना, वो होगा q इंटू ई, और मास क्या होगा, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास के नहीं, और वॉल्यूम क्या होगा, ये स्फीयर है, तो क्या लिख लेंगे इसकी जगह, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्यू ई इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम की जगह हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ड्रॉप को क्या मानेंगे स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी है रो इंटू जी, बस अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्यू से क्या कर देना डिवाइड, क्लियर। नेक्स्ट ये कह रहा है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक +q माइक्रोकुलाम का चार्ज ये है, एक 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज ये है, दोनों ये पी पॉइंट के चार्ज दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, तो सिमेट्रिकल एक तो तरीका यह है, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आउट, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे ए की वजह से, ऐसे इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पे क्या होगा, इस साइड होगा आउट, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस पे, पी पे बी की वजह से, दोनों की डिस्टेंस सेम है मगर इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देना, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया होगा पी पॉइंट पे। तो एक तो कॉमन सा तरीका है ये, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा पी पॉइंट पे बी की वजह से माइनस कर देंगे पी पॉइंट पे ए की वजह से, हो जाएगा जी सोल्व, कितना हो जाएगा के, ये कितना है 2 माइक्रो इनटू क्या हो जाएगा, माइक्रो की वैल्यू खोल लेंगे 10⁻⁻6, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, वो कितना है L/2, माइनस ये कितना होगा k इंटू 1q, और अपॉन कितना हो जाएगा L/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आएगा। यह एक तरीका ये है, इस प्लस q को इधर ले जाओ,
तो ये प्लस क्यू इधर जाके इधर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जब ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस क्यू इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। जब इसमें से मैं माइनस वन क्यू करूंगा तो कितना बचेगा, ये सिचुएशन रह गई बस कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज और ये पी पॉइंट और डिस्टेंस कितनी है एल। तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर जाएगा। तो ये जो ई पी होगा ये कितना होगा, सिर्फ इसकी वजह से होगा के क्यू कितना है 1 माइक्रो यानी कि 10⁻⁶ अपॉन कितना हो गया L/2 का स्क्वायर। देखो इसका भी सोल्व करोगे तो ये निकल आएगा। चलिए यहाँ देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टिक्स ऑफ द पिरामिडल। एक पिरामिडल है, इसकी वर्टिक्स पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझिए बहुत सिंपल सा है। समझे यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। ये इस प्लेन को कॉपी पे क्या है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी तीनों वर्टेक्स पे चार्ज कितना दे रखा है Q और इसकी साइड कितनी है L। इस पे एक ये पिरामिडल बना इस ट्रायंगल के ऊपर। देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर, तो ये ऊपर बनेगा तो ये तीनों कोने इसके क्या कर दिए, इस पी पॉइंट से मिला दिए गए। और ये डिस्टेंस भी कितनी दे रखी है L। ठीक है, तो ये इसके सेंटर से ये डिस्टेंस मान लीजिए कितनी, थोड़ी देर के लिए x मान ली। और ये एंगल कितना बना रहा है इससे वर्टिकल लाइन से थीटा। और ये लेंथ तो हमें पता ही होती है, जब भी अगर कोई इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्विलेटर ट्रायंगल की सेंटर से वर्टिक्स की डिस्टेंस मैं कई बार बता चुका हूँ कितनी होती है, L/√3। ठीक है, अगर आपको, चलिए ये डिस्टेंस कितनी होती है L/√3, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यानी कि x। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन रहा है। देखिए ये एंगल 90 का होगा कि नहीं होगा, ये तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये कितनी है L और ये कितनी है L/√3। तो ये निकाल लेंगे, पाइथागोरस के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर, तो L² माइनस L/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा L²/3। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2L²/3। L को बाहर निकालेंगे तो L√2/3 हो गई x। अब देखिए इस प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, इस प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। देखिए इधर समझिए, इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ऐसे उस प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ये क्या होंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बटेंगे। इस पॉइंट पे इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा वो ऐसे, उसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, देखिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, ना तो वो वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल, ऐसे होगा ऊपर को, ये जैसे एरोप्लेन उड़ता है यहाँ से। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो वो ऐसे उड़ेगा कहीं। जब ये कोई चार्ज रखा होगा इससे ये जाएगा ऊपर। जब ये चार्ज है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा होगा, ये जा रहा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो क्या है, जिससे एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे यहाँ निकलेगा तो उसका एंगल होगा ये थीटा। तो जिससे थीटा बनाएगा वर्टिकल एक्सिस से, तो थीटा बनाएगा तो उस पर तो हो जाएगा ई कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। ऐसे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा तो क्या होगा, वर्टिकली अप, और ये ई साइन थीटा का होंगे हॉरिजॉन्टल। ऐसे समझो आप, जैसे एक पंखा है, एक सेलिंग फैन है, यानी कि छत से एक पंखा लटका है, तो पंखे की जो तीन पंखड़ियां हैं वो तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होंगी। वो जो हॉरिजॉन्टल पंखड़ियां हैं वो तो क्या है, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। और पंखा जिस रोड से, जिस पाइप से टंगा होगा उस पाइप के अलोंग क्या होंगी, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो तीनों ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी, 3 कॉस थीटा। अब ये जो पंखे की जो पंखड़ियां हैं हॉरिजॉन्टल, वो तीनों पंखड़ियां बिल्कुल सेम लेंथ की, यानी कि तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम लेंथ की है और एक पॉइंट पे बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रही है 120 120 120 के एंगल से। तो इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आ जाएगा, 0। तो ई कॉस थीटा, वो ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा तो आपस में क्या हो जाएंगी, बैलेंस, क्योंकि ये सिमेट्रिकली एक पॉइंट पर लगी है और हॉरिजॉन्टल। मगर जो वर्टिकल होगी, यानी कि पाइप के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक की वजह से आएगा ई कॉस थीटा, तो तीनों चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, 3 कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो बस, तो अगर हम बात करें इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ गए आप बात, नहीं, ये पिरामिडल है, एक ट्रायंगल के ऊपर एक झोपड़ी सी बन रही, झोपड़ी के टॉप पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। साइन थीटा हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे और कॉस थीटा वर्टिकल आ जाएंगे। वो तीनों कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, और ई कॉस थीटा का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये किसी पॉइंट पर सिमेट्रिकली लग रहा है और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा पी पॉइंट पे हो जाएगा 3 कॉस थीटा। बस अब तो बात खत्म हो गई। ई है कितना, एक क्यू की वजह से एल डिस्टेंस दूरी पे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कितना होगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, ये ट्रायंगल का, देखिए इस ट्रायंगल का एंगल तो है कॉस थीटा,
तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस जो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है, x, और हाइपोटेनियस कौन है, l। x में निकाल चुका, ये रही। तो कितना हो गया 3KQ अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स कितनी है जी, L√3/2, 2/3, 2/3 पूरा है रूट ये, और अपॉन क्या है L, तो L से L कट गया होगा। तो बस कितना हो गया, ये √3 अपॉन में आएगा, ये √3 को कट कर देगा, तो कितना बचेगा √3 और वहां बचेगा √2, तो √2 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा √6, तो √6KQ अपॉन एल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेम बिल्कुल कहानी यहाँ पे है। अब के ये स्क्वायर पे पिरामिडल बना हुआ है, स्क्वायर की साइड कितनी है L, और इसकी टॉप पॉइंट पे की P पॉइंट है जो हर एक वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, ये भी L पे है, ठीक है। और एंगल मान लीजिए कितना बन रहा है, इस समय थीटा बना रहा होगा सबसे। अगर ये डिस्टेंस L है तो स्क्वायर का ये पूरा डायगोनल कितना होता है L√2, तो इसका हाफ पॉइंट मिड सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L/√2। अब ये L/√2 और ये कितनी L, तो यहाँ से ये x निकल जाएगी, ये जो वर्टिकल लेंथ है किसकी, पिरामिडल की टॉप पॉइंट की, स्क्वायर के सेंटर से जो हाइट है वो क्या है x, तो वो x होगी कितनी, पाइथागोरस से निकाल लो, एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस L/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एल स्क्वायर माइनस L²/2, तो ये कितनी आ जाएगी, जो x आ गई वो आ गई L/L²/2 आ गई, ठीक है। रूट लेना था तो ये रूट हो गया, तो कितना हो गया ये L²/2 का रूट, तो ये भी कितना बचेगा बेटा L/√2। क्लियर। चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो सेम कहानी है, जब इस प्लस क्यू की वजह से ये प्लस क्यू रखें स्क्वायर के वर्टेक्स पे, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। ये कॉस थीटा वाले तो क्या होंगे, देखिए ये तो ऐसे हो जाएंगे, जब हम स्क्वायर ये बन रहा होगा तो ये देखिए ये जो होंगे ई साइन थीटा वाले, ई साइन थीटा ई साइन थीटा, ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे चारों, और स्क्वायर के अकॉर्डिंग ई साइन थीटा एक स्क्वायर बना रहे होंगे, ई साइन थीटा इस पी पॉइंट पे, और इसके ऊपर जो होंगे वो कौन होंगे, ई कॉस थीटा ई कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 4E कॉस थीटा, वर्टिकल अप निकल गया होगा, ये चारों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 4E कॉस थीटा हो जाएगा। 4 तो 4 है, ई है क्या, एक क्यू की वजह से L डिस्टेंस दूरी पे एक पी पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कितना होगा KQ अपॉन एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल को ले लो आप, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होगा, तो कॉस थीटा ये एंगल थीटा होगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है x और हाइपोटेनियस कौन है L, x की वैल्यू हम निकाल चुके ये रही, तो कितना हो गया 4KQ अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स कितना है L/√2, तो L/√2 अपॉन L से L कट गया, √2 इस 4 को कट करेगा कितनी बार 2√2, तो 2√2KQ अपॉन एल स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखो यहाँ भी ये OPX निकाल कर रख दी थी मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दोबारा बता दिया आपको। अब देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो क्या होगा, सेम कहानी वेक्टर फील्ड में कई बार आपको बता चुका हूं। जैसे हमारे पास ये सोर्स चार्ज है Q, इस Q से इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा होगा, इसके आउट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी इससे यानी कि सोर्स चार्ज से पॉइंट चार्ज की तरफ, ठीक है, वो कितनी होगी आर वेक्टर होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी तो क्या होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड यहाँ के क्या हो जाएगा R³ इंटू आर, और ये आर वेक्टर है कौन सा, सोर्स चार्ज से पॉइंट चार्ज की तरफ, ठीक है। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लग रही ये कहलाएगी फाइनल पोजीशन, और जिधर ये कहलाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन को लगती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस आपको जैसे ये प्लस चार्ज है इस पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, तो जिस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो तो हो जाएगी, ये तो हो जाएगी फाइनल पोजीशन, और जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हो जाएगी इनिशियल। और जो वेक्टर निकलता है वो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो वेक्टर निकलेगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वेक्टर, तो ये हो गया इनिशियल, तो ये तो R1 तो क्या हो गई इनिशियल, और ये हो गई फाइनल, तो R2 क्या हो गया, अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कितना R2 और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना R1, तो फाइनल माइनस इनिशियल।
तो बस आपको ध्यान रखना आर वेक्टर किससे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, या कह सकते हैं R2 माइनस R1, मगर फाइनल होगा कौन, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस डायरेक्शन में हेड हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही वो तो कहलाएगा इनिशियल, और जिस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का हेड है, वो क्या कहलाएगा, फाइनल। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये होगी उसकी इनिशियल पोजीशन और ये क्या होगी, फाइनल पोजीशन। तो ये फाइनल वेक्टर और ये इनिशियल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है, इस माइनस क्यू की बेसिस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और ये पोजीशन हमें दे रखी है, इस जहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, इस पॉइंट की पोजीशन हमें दे रखी है, मान लो इसको ए पॉइंट कह देता हूं, इसकी पोजीशन दे रखी है 5 5 5, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 5, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 3 4। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पी पे निकालना, तो इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेगेटिव में एंटर करता है कि नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस माइनस में इनसाइड होगा, यानी कि रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो गई, इनिशियल, और ये पोजीशन क्या हो गई, फाइनल। तो जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो फाइनल, और जहां से स्टार्ट हो रही वो इनिशियल। तो बस अब तो बात खत्म हो गई। तो हमें क्या निकालना, अगर हमें आर वेक्टर में निकालूं तो आर वेक्टर किससा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है कौन, यही तो कोऑर्डिनेट फाइनल हो गए। तो 5 माइनस एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे, वाई में से वाई को, जे में से जे को। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2i। 5 माइनस 3 कितना बचा, 2j। और 5 माइनस 4 कितना बचा, प्लस का 1 बचा, वो क्या हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो गया, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो गया, √9, और √9 कितना हो गया, 3। तो अब तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए जी। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, जब वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो बस खत्म हो गई बात। कितना हो गया ये, के क्यू, आर है कितना, मैग्नीट्यूड 9 आ गया, 3 आ गया, तो 3 का क्यूब इंटू आर वेक्टर कितना था, 2i प्लस 2j और प्लस 1k, खत्म हुई बात। नेक्स्ट देखिए, हमें इस पे ये माइनस क्यू चार्ज रखा ओरिजिन पे, ओ पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, इस पी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में। तो आप क्या करिए, देखिए माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस में एंटर करेगा, ये होगा कि नहीं। तो इस माइनस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या होगा, इनवर्ड होगा ऑफ माइनस क्यू, अगर प्लस का होता तो आउटवर्ड होता। तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल हो गया, और जिधर जा रहा है ये क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। तो बस आप आर वेक्टर निकाल दीजिए। तो अगर मैं आर वेक्टर निकालूं तो आर वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, फाइनल तो 0 है, तो 0 माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस का एक्स आई, और 0 माइनस वाई क्या हो गया, माइनस का वाई जे। ये तो कोई वेक्टर तो हो गया ये। अगर वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट। हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। तो बस हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। तो वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। के तो के है, क्यू क्यू है, अब माइनस नहीं रखेंगे यहाँ, माइनस में तो डायरेक्शन बतानी थी वो बता दी उसने। आर क्यूब होगा कितना, ये क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो जब पावर 3 है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, /2, और इंटू क्या हो गया, आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना है जी, माइनस एक्स आई और माइनस वाई जे। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह रहा है नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगा, ठीक है। क्योंकि जो फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो क्या होता है, F इजिकल टू होता है QE। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो उसे क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाए, 0। टू चार्ज, ये कह रहा है टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, लोकेट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
ये कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल है, एक 2 माइक्रोकुलाम का, एक 5 माइक्रोकुलाम का, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे वो पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो ये मैं आपको बता चुका हूं किसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स में, जब कूलम्ब्स लॉ में ही बता चुका हूं। अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो कहां होगा, मिडिल में होगा। तो अगर वो नल पॉइंट कहां होगा, अगर दोनों की नेचर क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों प्लस प्लस के माइनस माइनस के, तो जो नल पॉइंट है वो कहां होगा, उनके दोनों के कहीं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के कहीं बीच में कहीं मिलेगा। मान लीजिए वो इससे कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे है, तो उससे कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स पे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से क्या कर देंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड रख दें। तो वो तो वैल्यू आप रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और के क्यू अपॉन 20 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से सोल्व करेंगे इसे तो ये निकल के कितना आ गया, ये निकल के आ गया एक्स। ये मगर डायरेक्ट फंडा भी मैंने आपको बताया था। ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, अगर मान लीजिए इससे Q1 से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो Q1 से डिस्टेंस यानी कि X1 निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एल। अगर ये सेम नेचर के हैं तो यहाँ प्लस होता है, और अगर ये डिफरेंट नेचर के हैं तो क्या होता है, फिर माइनस, फिर वो चार्ज पार्टिकल बीच में नहीं कहीं अलग पाया जाता है। तो फिलहाल तो आप Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और Q2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इनका रूट ले लेंगे। ठीक है, रूट 4 का कितना हो गया होगा, 2 डायरेक्ट लिख दिया, इनटू क्या करते हैं एल, तो यहां से सोल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो था। ठीक है, किससे 2 किससे निकालना है, 4 2 माइक्रोकुलम से। अगर इससे निकालोगे तो Q2 से निकालोगे तो Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एल। और 1 से निकाल, जिससे भी निकालना है वो ऊपर रखा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन सेम वही है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक 4Q और एक Q, और तो कह रहा है कि इनके लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन पे वो पॉइंट बताइए जहां पे नल पॉइंट हो, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो। अगर दोनों का नेचर क्या है, सेम है, तो वो जो नल पॉइंट है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं बीच में पाया जाएगा। मान लीजिए P पॉइंट यहाँ है, इनकी सेपरेशन कितनी देर की 30। तो एक मेथड तो मैंने अभी पीछे बता दिया, डायरेक्ट फंडा भी एक, तो आप क्या करें, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करके वो पोजीशन आ जाएगी। यह एक तरीका मैंने आपको। अब दूसरा फंडा क्या बताया था, अगर आपको इससे डिस्टेंस निकालनी Q1 से, तो आप X1 कैसे निकालेंगे, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एल, वहां से भी डायरेक्ट निकल जाएगा। एक और तरीका बता दूं, जब आपने अगर आपको याद हो कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको बताया था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को इक्वल करके इजिकल टू करेंगे तो वहां से डिस्टेंस का जो रेशो आता है, यानी कि अगर इससे डिस्टेंस r1 है उससे r2 है, तो वो डिस्टेंस क्या आती थी, r1 अपॉन r2 का रेशो आता था रूट Q1 अपॉन Q2। यहाँ Q1 कितना है 4Q और ये कितना है Q2 कितना है Q, यानी कि ऐसे कह लीजिए Q से Q यानी कि 4 अपॉन 1, तो कितना आ गया, जो रेशो है डिस्टेंस का वो 2:1 है। तो जो डिस्टेंस है वो कितने रेशो में बट रही है, 3 रेशो में बट रही है। दो हिस्से इसके हिस्से में आए और 1 इसके में आया, तो टोटल कितने डिवाइडेशन हो रहे हैं डिस्टेंस के, 3। तो R1 के हिस्से में कितने जाएंगे 2, और R2 के हिस्से में कितना जाएगा 1। तो टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करो, 3 रेशो से डिवाइड करो, और इंटू R1 के हिस्से में कितना आएगा 2। तो एक तरीका ये भी है। तो 30/3 इंटू 2 कितना आ गया 20। R2 निकालेंगे तो 30 को डिवाइड करिए कितने हिस्सों से, 3 से, तो 30 डिवाइडेड बाई 3, और R2 के हिस्से में कितना आएगा 1। ठीक है, तो इन तक कितना आ गया 10। या आपने जब क्या निकाल लिया, आपने 20 निकाल लिया, तो इस मेथड से R2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल कितनी है 30। अगर टोटल 30 है, R1 मेरे से निकल गई 20, तो R2 कितनी हो जाएगी 30 माइनस 20, वो कितने आ जाएगी 10। और देखिए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल से उस नल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो। दो चार्ज पार्टिकल, एक 36 माइक्रोकुलम एक 16 माइक्रोकुलम, और ये टोटल डिस्टेंस देखिए 20। तो आप निकाल सकते हैं। तो एक तो पोजीशन डायरेक्ट फंडा लगा दीजिए, x1 क्या आ जाएगा, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एल। Q1 था 36, Q2 था 16, दोनों को सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 4 इंटू 20। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना ये आ गया 10, 10 से 20 जाएगा 2 बार, 2 और 6 कितना हो जाएगा 12। अगर ये 12 आ गया तो x2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब जब कितना 20 माइनस 12 कर दो तो कितना आ जाएगा 8। या दूसरा फंडा लगा लो भैया, x2 निकाल लोगे तो रूट Q2 अपॉन, अगर Q सेकंड से निकालना है तो रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस Q2 इंटू एल। ठीक है, यह रेशो से भी कर सकते हैं जी। चलिए, तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए। दूसरा, अब ये देखिए, दो चार्ज पार्टिकल है, एक 9 माइक्रोकुलम और एक -25। अब के दोनों की नेचर डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो जो नल पॉइंट है वो आपके इनके बीच में नहीं, कहीं आउट में पाया जाएगा। और आउट में भी किसके, इस -25 के आउट में या 9 के आउट में। तो जो छोटा मैग्नीट्यूड है,
जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल है उसकी साइड में पाया जाएगा। तो नल पॉइंट दोनों का नेचर अपोजिट है, तो बीच में नहीं होगा, कहीं बाहर होगा, और जो इसके अब आउट होगा कि इसका आउट होगा, तो जो छोटा चार्ज मैग्नीट्यूड है उसके आउट होगा, तो इसके आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्लस वाले का आउट होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड 25 है, उसका 9 है, तो इस 9 वाले का आउट होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर ये डिस्टेंस दे रखी थी 12, तो अगर मान लीजिए इससे डिस्टेंस कितनी है x1, तो इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, A पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और B पॉइंट से B की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 कर दो। तो एक तो वो तो नॉर्मल मेथड हो गया जनरल। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना, तो क्या करेंगे, P पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कर देंगे P पे B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इज इक्वल टू करके आंसर सोल्व हो जाएगा। ये दूसरा तरीका, डायरेक्ट फंडा लगा दीजिए। अगर आपको फर्स्ट चार्ज से निकालना है तो x पर निकालेंगे तो कितना आएगा, √q1 अपॉन √q1 माइनस q2। अब क्या माइनस होगा, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी उल्टी है। अच्छा, माइनस में भी ये चक्कर में मत रहना कि Q1 माइनस Q2 होगा, जो बड़ा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसमें से छोटा वाला माइनस होगा। Q1 माइनस Q2 भी हो सकता है, √Q2 माइनस Q1 भी हो सकता है, जोन सा भी बड़ा है। ठीक है, तो ये x1 आ जाएगी, x1 यहां से आ गई तो x2 निकाल देंगे। या तो आप फिर वही पागलों की तरह फंडा लगाओ, क्यों, क्योंकि जब हमने क्या निकाल ली, x1 निकाल ली, तो x2 किससे आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ये कितनी आ गई, यहां से लेकर यहां तक 30 आ गई, और मुझे पता है ये 12 है, तो वो कितनी बची होगी, 30 माइनस 12। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 30 माइनस 12 करके, या भैया फिर फंडा लगा लो, x2 से निकालोगे तो √q2 अपॉन √q1 माइनस √q2 इन 12। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड एट द पोजीशन दिस, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। ये एक चार्ज है माइनस क्यू जिस ए पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने, 5r 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 3r, और इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से, जिसकी पोजीशन ये है। तो देखिए माइनस की वजह से, अगर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस माइनस की वजह से, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है, इन आता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई इन। तो ये क्या होगा, जहां से स्टार्ट हो गया वो इनिशियल, और जिस डायरेक्शन को जा रहा है तो ये हो गया फाइनल। तो बस आपको तो क्या करना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। आर वैक्टर किससे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल से, तो निकाल लीजिए जी आर वैक्टर। फाइनल फाइनल तो ये हो गई, तो क्या होगा 5r माइनस आर कितना बचेगा 4r आई, और ये 5r माइनस 2r कितना बचेगा 3r जे, और ये 3r माइनस 3r कितना बचेगा 0k। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, तो वो कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर का रूट। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 3 और 4 का पाइथागोरस कितना आता है 5, ये बातें याद होनी चाहिए। 3 वेक्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर जिसने वेक्टर नहीं पढ़ रखा है तो वेक्टर पढ़ लीजिएगा। तो 3 और 4 का पाइथागोरस कितना आता है 5 आता है, तो डायरेक्ट आगे निकल के बस रख दो वैल्यू यहाँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। आर कितना है जी, यहाँ से आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 5r का क्या हो गया क्यूब इनटू पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ये रहा कितना 4ri और प्लस 3rj। आर से चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 125r क्यूब। वहां से एक r कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा r स्क्वायर और क्या रह जाएगा 4i प्लस 3j, बस आंसर। ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, इनके बीच में एक सेपरेशन है ये आर। तो ये क्या है, इनके बीच में सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके आउट में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे वेरी करेगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है डिस्टेंस है। समझिए, इस अगर मिडिल पॉइंट की बात करूं तो जितना प्लस ये है उतना ही है, तो ये देगा लेफ्ट तो ये देगा राइट, और मिडिल में बिल्कुल जितना इसकी वजह से होगा उतना इसकी वजह से, तो मिडिल में क्या होगा 0। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये पॉइंट जस्ट यहाँ आ जाए, तो पॉइंट जब ये जस्ट यहाँ आ जाएगा तो इसके एकदम करीब आ जाएगा, तो इस पॉइंट की इस कैपिटल क्यू से डिस्टेंस क्या हो गई 0 को टेंस करेगी। 0 को टेंस करेगी तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ टेंस करेगा इन्फिनिटी को, तो ये सिचुएशन हो गई, तो कहीं यहाँ होगी। अगर ये पॉइंट इसके करीब आ जाए, इसके करीब आ जाए, तो इसका जो इसके डिस्टेंस ऑलमोस्ट इस पॉइंट की इस प्लस क्यू से डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो गई 0, तो इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को टेंस करेगा तो इधर होगा कि इधर होगा, तो समझो अगर ये प्लस है तो ये प्लस दे रहा है इधर, और ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है इधर, यानी कि इसके अगर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कहाँ होगा इस साइड में, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कहाँ जाएगा इस साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। तो अगर ये प्लस का है तो वो कैसा होगा माइनस का, तो ये सिचुएशन चलेगी। आ गए,
मिडिल में क्या होना है, जीरो। पैराबोलिक क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर स्क्वायर के। अब बात कर लो इधर, अगर मैं इस साइड देखूं तो इस यहां ये पॉइंट ले लूं तो ये पॉइंट इस प्लस क्यू से तो पास है और इस प्लस क्यू से दूर है, तो जिससे दूर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से होगा जिसकी वजह से क्या है, जिससे ये पास है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अब इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, आउट। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इधर था तो कहां था, इस साइड, और इस साइड था तो कहां होगा, इधर। डायरेक्शन बदल गई, इस खुद की वजह से अगर मैं इधर ले रहा हूं तो इस साइड था, इसकी वजह से इधर लूंगा तो यह हो गया। तो डायरेक्शन, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से -x में था